हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे फ्री फॉल और फिर पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब क्या है? वर्ड बना है दो टर्म से, फ्री और फॉल। अगर फॉल का मतलब होता है गिरना, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली गिर रहा है, फ्रीली का मतलब एक्चुअली ये होता है कि वो सिर्फ किसी एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, और वो एक फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम उसे फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के दौरान उस ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ जाना चाहता है। जैसे अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर तक खींचना चाहती है। ठीक है, लेकिन उसके सरफेस पे टकराने के कारण वहाँ पर रुक जाता है। फिर टकराने की वजह से बैलेंस फोर्स होते हैं, जिस वजह से वो रुक जाता है। अगली टर्म जो पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा टर्म पढ़ी हुई है आप लोगों ने एक्सेलरेशन इससे पहले। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जितना चेंज करवाती है, ठीक है, इन ए गिवन टाइम पीरियड, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जरा समझना एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी टावर पे से, ये जैसे मैं कोई टावर ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, इस टावर के टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, और ड्रॉप करने वाला पर्सन टावर पे खड़ा है, मतलब वो रुका हुआ है। उसने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। देखो मैंने दो टर्म बोली है यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझना। ये पर्सन अगर रुका हुआ है, अपनी रुकी हुई स्टेट में इसे ड्रॉप करता है, तो जो वेलोसिटी ड्रॉप करने वाले पर्सन या कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ जो है, मशीनरी, उसकी होगी, वही वेलोसिटी इसकी होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट रुका, ये पर्सन रुका हुआ है बिल्डिंग के ऊपर और उसने वहाँ ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ये मैंने एक वीडियो में आपको शेयर करा, उसमें आप देखना भी। अगर ये मूव करते हुए, भागते हुए ड्रॉप करता, तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही होती जो उस पर्सन की है। मतलब ऑब्जेक्ट को गिराने वाला पर्सन की जो वेलोसिटी है ना, वही वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की होगी एट एन इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर टाइम पर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसे स्टोन मान लेते हैं एक बार। ये जो स्टोन है ये अर्थ की नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, 0 से अगर इसकी वेलोसिटी 0 ही रहती तो ये ना ऊपर जाता ना नीचे जाता, लेकिन नीचे जा रहा है। अच्छा, अब नीचे जाते जाते इसमें और भी चीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम को ना थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, लेकिन कोशिश करता हूँ। मानते हैं कि पहली 1 सेकंड में ये बॉल, ये स्टोन यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर अगली 1 सेकंड में स्टोन यहाँ पहुँच गया, फिर इसकी अगली 1 सेकंड में स्टोन यहाँ पहुँच जाएगा, फिर इसकी अगली 1 सेकंड में स्टोन यहाँ पहुँच जाएगा, फिर अगली इसको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगी। ठीक है, उससे पहले ये ज़मीन से टकरा जाएगा। मतलब यहाँ अगर 1 सेकंड मिलती तो और ज़्यादा दूरी तय करता। देखो शुरुआत की 1 सेकंड में बहुत थोड़ी सी दूरी तय करी, आगे ज़्यादा, आगे ज़्यादा, आगे और ज़्यादा, इसके आगे और ज़्यादा करता, लेकिन ज़मीन से टकरा गया। मतलब क्या हो रहा होगा? मतलब 1 सेकंड में ये दूरी, इस डिस्टेंस ज़्यादा क्यों ट्रेवल कर पा रहा है? स्पीड बढ़ रही है ना, नीचे जाते जाते ज़्यादा स्पीड में इन ए गिवन टाइम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वही बात है, इसको मैं एक फ़ोटो भी आपके साथ भेजूँगा डायग्राम वाइज, वो आपको ज़्यादा क्लेरिफाई करेगी इस चीज़ को। अब बात उन चीज़ों को भी अगर हम भूल जाएं तो ये समझ में आता है, वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी जब इसने ड्रॉप करा, नीचे जाते जाते वेलोसिटी बदल रही है। भाई इंक्रीज़ हो रही, डिक्रीज़ हो रही, इसको भी ना सोचा जाए, वेलोसिटी बदल रही है और उसमें कुछ समय लग रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है ना, डेल्टा वी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, पिछले साल पढ़ा है इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स चाहिए तो फोर्स लगेगा, वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है, तो वो जो चेंज इन वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम, उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की है तो अर्थ, नॉर्मली हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं। किसी भी प्लैनेट की हो सकती है। अर्थ के लिए इसे स्मॉल ए की जगह हम स्मॉल जी स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकली इट इज़ 9.8 एंड 10। ये सारी बात अर्थ की हो रही है, अभी हम सारी चीज़ें अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल जी अगेन फॉर द अर्थ।
कैसे मिला ये हमें, अब इसको समझते हैं। एक चीज़ समझिए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, इसको मैंने अर्थ के ऊपर किसी हाइट से ड्रॉप किया, तो अर्थ के किसी हाइट से ड्रॉप करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बुर्ज खलीफा पे चला जाऊँगा, माउंट एवरेस्ट पे चला जाऊँगा, इतनी हाइट पे जा पाऊँगा। ये सारी हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ काउंट होगी। तो लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होती है तो जनरल फार्मूला G m1m2/r² में ये r² की वैल्यू को हम रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के नज़दीक हो, ठीक है, हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस केस में स्मॉल r वैसे तो होना चाहिए यहाँ तक का रेडियस और ये हाइट, लेकिन ये हाइट बहुत कम होगी, इस वजह से हम इसे अर्थ के रेडियस के बराबर ही ले लेंगे। अच्छा, कहाँ तक? लगभग ऐसा मानते हैं 100 किलोमीटर के आसपास तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर से थोड़े थोड़े वेरिएशन देखने को मिलते हैं ना। 9.8 की जगह 9.3 तक की वैल्यू आ जाएगी, फिर 200 पे जाएंगे तो 8 की एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा अर्थ पे, इतना हाइट मतलब 100 किलोमीटर। इवन दो आपका माउंट एवरेस्ट भी कुल मिला के 9 किलोमीटर नहीं है, तो इससे और ऊंचा क्या होगा? तो भूल जाइए, अर्थ के सरफेस के नज़दीक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जो लगता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हम मान रहे हैं इस पे एक फोर्स कितना लगेगा, तो इसका मास इंटू इसको जो मिलने वाली एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस पर एक्सेलरेशन तो दूसरा ऑब्जेक्ट ही लगा सकता है खुद, तो ठीक है। तो इस पे लगने वाला फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके ऊपर फोर्स कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लगा सकता है, वही होगा, हमने तो पढ़ा ही है ना। इसके ऊपर फोर्स एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस मास पर दूसरा मास फोर्स लगाएगा। अगर इन दोनों का पेयरिंग बना लें तो इस पर स्मॉल m पर कैपिटल M फोर्स लगाएगा और कैपिटल M पर स्मॉल m फोर्स लगाएगा। अट्रैक्टिव इन नेचर होगा अगर ये ग्रेविटेशनल है। तो इस फोर्स के लिए हमने जो कैपिटल M मास ने स्मॉल m पे लगाया, ठीक है, किस पे लगा? स्मॉल m पर, किसके कारण? कैपिटल M के कारण। ये वाला जो कहलाएगा लगा किस पर? कैपिटल M पर, किसके कारण? स्मॉल m के। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगी, ठीक है। F=m में अगर मैं इसे कहूँ कि एक तो हमने पढ़ा दोनों के मास के रिलेशन से, और एक ये पढ़ा कि ये वाला फोर्स ma के इक्वल होता है, तो a की वैल्यू आती है Gm/r², ठीक है। जिस एक्सीलरेशन से स्मॉल m मूव कर रहा होगा वो ये होगा, ठीक है। स्मॉल m पर इस को अगर हम वैल्यू पुट करें, कैपिटल G की वैल्यू, कैपिटल M की और R की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, G की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस 6400 किलोमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 64 लाख मीटर्स। पुट करें और वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी इतनी। इसको कई बार न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या पूरी की पूरी अर्थ के हर एक अर्थ के सरफेस पे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ऑन अर्थ सरफेस, ये पूरी तरह सही नहीं है, ये ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है ना वो हर जगह पे उसका रेडियस सेम नहीं है। इक्वेटर पर अर्थ थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है और पोल्स पे थोड़ी दबी हुई है, चपटी है। तो मतलब इसकी शेप कुछ कुछ रग्बी जैसी है या अंडे की जैसी है, ओवल टाइप की शेप होती है। इससे समझ में क्या आता है कि रेडियस एट द इक्वेटर इज़ ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। और पता है जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोवाइडेड बाय अर्थ। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज ला सकती है वो है जी, वो होता है Gm/r²। देखो जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम रहने वाला है हर जगह। m मास ऑफ द अर्थ वो भी सेम रहने वाला है। बात आती रेडियस। रेडियस जो है अर्थ का अलग अलग पोजीशंस पर अर्थ के सरफेस पर अलग है। इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, पोल पर कम है। और ये कैसा है? इन्वर्स है, मतलब अगर रेडियस बढ़ेगा ये वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी ही ये वैल्यू कम होगी। अरे किसी भी एक नंबर को आप बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल के लिए 10 को
आपने 10 से डिवाइड करा तो 1 आएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा। तो 10 के कंपैरिजन में 100 बड़ा है, तो बड़े से की वैल्यू, तो जी की वैल्यू छोटी आ गई कंपैरेटिवली। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। जी जो है आर के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसलिए मतलब आर अगर बड़ा होगा तो जी की वैल्यू छोटी आएगी। यहाँ से हमने कंपैरिजन निकाला। इस पर भी थोड़ी डिटेल में हम लोग कभी पढ़ेंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो, एक बार जब हमारी गूगल मीट पे या किसी भी मीट के थ्रू बात होगी जब बात करेंगे। व्हेन वी मूव, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सरफेस पे वेरिएशन देख लिया, लेकिन कोई एक पर्सन ग्रेविटी के वेरिएशन को सरफेस के अलावा भी देख सकता है। अर्थ के अंदर खोदता चला जाए तब क्या होगा, और अर्थ के सरफेस से ऊपर चला जाए तब क्या होगा। दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। इसको अच्छे से याद रखना। मतलब अर्थ के सरफेस से अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो ग्रेविटी में वेरिएशन आएगा। इवन दो आना तो बहुत थोड़े में भी है, लेकिन वेरिएशन बहुत कम होगा। जैसे हमने कहा कि एफिल टावर पे कोई खड़ा है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन नेग्लिजिबल अमाउंट का होगा एज़ कम्पेयर टू सरफेस। लेकिन आप और ज़्यादा हाइट पे जाते हो, जैसे कि रॉकेट हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे चले जाते हैं, सैटेलाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। और अगर हम अर्थ के अंदर गड्ढा खोदते हुए चले जाएं तो भी रिड्यूस होता है, और इसमें रिडक्शन जो है 0 हो जाता है। अगर हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सारा डेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इट क्या है, स्मॉल जी की बात हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी की बात हो रही है। अगली बात करते हैं मास। अब इधर से आप लोगों के माइंड के कन्फ्यूजन शुरू होंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके कन्फ्यूजन को निकाल लें। कई बार कन्वर्सेशन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वो हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है इधर, है ना। जैसे बात करते हैं मास। मास क्या है, मास का मतलब कोई भी एक मटेरियलिस्टिक थिंग, कुछ भी हो सकती है। चलो मानते हैं रबर, ठीक, या फिर मान लेते हैं ये पेंसिल। ये जिस मटेरियल से बनी है, इसके अंदर जो मैटर है वो कितनी क्वांटिटी का है, उसे मास कहते हैं। मैटर क्या चीज़ है इसमें, मैटर मतलब आप कहते हो कि ये किसी न किसी एटॉमिकली किसी चीज़ से बना है, प्लास्टिक है, पॉलीइथेन मतलब ईथेन है इसमें बहुत सारे। तो ईथेन जो है वो एक्चुअली कहते हैं C2H6 आई थिंक, जो भी एस का कंपोजिशन होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि 2 कार्बन हैं और इस तरह से 6 हाइड्रोजन हैं, तो कार्बन का भी खुद का मास होगा, हाइड्रोजन का भी मास होगा, वो सारा कैलकुलेट होता है, तो उसे कहा जाता है इसका मास। अब मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है मास और वेट के बीच में। तो बेटा ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो कि तराजू है ना, वो मास मेजर करते हैं, उन्हें जनरली बैलेंस कहा जाता है। मैं भी समझाता हूँ कैसे। देखो ये जो है एक तराजू है, ठीक है। इधर पर कुछ वेट लटका हुआ है और इधर पे भी कुछ वेट लटका हुआ है। यहाँ पर आपने स्वीट्स डाली हैं और यहाँ पर लिखा है 1 kg का एक स्टैंडर्ड वेट रखा है, एक बाट रखी है। अभी इसे हम बाट कह देते हैं, वेट जनरली कहेंगे, फिर वेट से आप कंफ्यूज हो गए। अब बताना है कि मास है कि वेट है। एक्चुअली ये मास मेजर करता है। कैसे समझाता हूँ, देखो इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स जब बराबर होंगे तो इसका जो निडल है बिल्कुल बीच में आएगा और वो समान हमें दे देगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है, मास इनटू यहाँ पर स्वीट्स का मास ऑफ स्वीट्स इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन लगा रहा है, अर्थ ही तो लगा रहा है दोनों पर। इस तरीके से यहाँ पर इस बाट का, चलो बी लिख देता हूँ, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी से ग्रेविटी कट गया, तो यहाँ से हमें मेजर मिल किसका रहा है, मास का। इसी तरीके से आपको क्या मिलता है, केमिकल बैलेंस। आपकी केमिस्ट्री के लैब में एक बैलेंस होता है, तो जनरली थोड़ा याद रखें, जितने भी ये नेम होते हैं ना, बीम बैलेंस, केमिकल बैलेंस, ये सारे आपके मेजर, जिनमें 2 तरफ वेट रखा जाता है, 2 तरफ चीज़ों को रख के नापा जाता है, वो मास का मेजरमेंट देती है। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी है किसी एक चीज़ के अंदर। जैसे इस पेंसिल का जो मैटर है वो, चाहे मैं अभी इस जगह अर्थ के सरफेस पर देखूं
या फिर मैं इसे किसी स्पेसशिप पे ले जाऊं तो इसका मैटर नहीं बदलने वाला, नंबर ऑफ़ एटम्स नहीं बदलेंगे इसके अंदर। तो अगर नंबर ऑफ़ एटम नहीं बदलेंगे तो उनका एटम का मास भी नहीं बदलने वाला। ठीक है, अब इस चीज़ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्लेनेट पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कुछ आता है, दूसरे प्लेनेट पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कुछ आता है। वेट की बात कर रहे हैं हम, है ना। मास कभी नहीं चेंज होता। तो आप जो इस तरह का तराजू है ना, जैसे एक छोटा एग्जांपल समझना, आप माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, या फिर यहाँ से रिलेट कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा मज़ा भी आएगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा। आपके पास एक सोना है, ठीक है, एक चालाक किसी दुकानदार की बात करते हैं, तो बोला कि अर्थ पर ना हर जगह पे दुकानें हैं, आप कहीं से भी सोना खरीद सकते हो और कहीं पे भी बेच सकते हो। ठीक है, अब कोई एक साइंस की नॉलेज, फिज़िक्स की नॉलेज रखने वाला बंदा चाहेगा तो खरीदेगा कहाँ और बेचेगा कहाँ। इस क्वेश्चन को समझना। खरीदते वक्त हम क्या चाहेंगे, कम पैसे दें, और बेचते वक्त क्या चाहेंगे कि हमें उस चीज़ का ज़्यादा पैसा मिले। यही तो चाहता है हर एक दुकानदार, इसी के ऊपर काम कर रहा है। तो खरीदते वक्त चीज़ का वजन कम आना चाहिए, बेचते वक्त वजन ज़्यादा आना चाहिए। और आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है वेट। वेट क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें ये जो मास है ये तो नंबर ऑफ़ एटम्स पे डिपेंड करता है, वो नहीं बदल रहे। ऐसा थोड़ी है उसने सोना जितना वॉल्यूम का लिया था वो वॉल्यूम उधर जाके बदल गई होगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम भी बदल गई होगी, नंबर ऑफ़ एटम थोड़ी बदल जाएंगे, वॉल्यूम तो क्यों बदलेगी। एटम बीच के स्पेस है, गर्म होने के कारण फैल गया, सिकुड़ सकता है, हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ़ एटम तो नहीं बदलने वाले। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर उसने सोने का वेट किया, क्योंकि यहाँ पर रेडियस ज़्यादा था, ठीक है, तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस आएगी तो वेट लेस आएगा, तो यहाँ पर वेट लेस आएगा। अब खरीदने की बात कर रहे हैं, पहले वो खरीदेगा कहाँ। और यहाँ पर अगर देखता है तो यहाँ पर वेट ज़्यादा आता है सेम चीज़ का, मतलब इतनी ही अमाउंट का। ये पेन सोने का है, उसे कहाँ से ख़रीदना चाहिए, तो ख़रीदते वक्त तो कम पैसे देना चाहेगा ना, तो इसका वजन कम आएगा तो कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जो सोना है इन चीज़ों का वेट के अकॉर्डिंग चीज़ें पैसे दिए जाते हैं। तो इसका वेट कहाँ कम आएगा, इक्वेटर पे कम आएगा, इक्वेटर पे कम पैसे देने पड़ेंगे। अब उसे बेचना चाहे, बेचने के लिए वो जाता है कहाँ पर, पोल पर, और पोल पे बेचेगा, क्योंकि पोल पर इसका वेट ज़्यादा आएगा। तो उसने अगर कोई भी चीज़ 100 की खरीदी होगी तो उसे शायद 100 से ज़्यादा रुपए, 120, 130 जो भी है, मिल जाएगी। अब यही चीज़ क्या है, वेट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से बदलता है। अगेन एक चीज़ समझिए, वेट इज़ व्हाट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका वजन नापना है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लैनेट जिस पर उसका वजन नापा जा रहा है। ठीक है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट जिस पर उसका वजन नापा जा रहा है। जनरली हम प्लैनेट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, मैं अगेन वर्ड बोल रहा हूँ, जनरली, स्पेसिफिक नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट्स वैल्यूज, इट इज़ वैल्यू फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट्स, इट्स वैल्यू फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी प्लेस इन यूनिवर्स। कहीं भी मास नहीं बदलता, हर जगह पे सेम होता है। इट कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। मास जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा तो है नहीं कि समझो कि मेरे पास ये पेन है और इसको मैं उठाकर स्पेसशिप में ले जाऊं जहाँ पर किसी दूसरे ग्रह पे भेज दिया जाए मंगलयान के साथ, तो क्या इसके एटम्स ख़त्म हो जाएंगे, इसमें से एटम निकल जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बदलने नहीं वाला। आप और ज़्यादा डिटेल वे में मत सोचना, सराउंडिंग कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, फेज़ बदल जाएगा, इसकी स्टेट बदल जाएगी, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लेकिन एटम तो उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो जब एटम उतने रहेंगे तो इसका मास भी उतना रहेगा। अब मैंने ज़मीन में खोदते खोदते अर्थ के सेंटर तक पहुंच गया, अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी जीरो होता है, मास थोड़ी जीरो होता है। जब स्मॉल जी कभी जीरो हो गया तो कितना भी मास हो तो वेट जीरो होगा। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देती है। ठीक है, तो ये कभी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इसकी ऐसा यूनिट केजी होती है। तो जो केजी आप बोलते हो ना, वो यूनिट किसकी है, मास की है। ठीक है, वो कभी भी यूनिट वेट की नहीं होती। बीम बैलेंस या फिर केमिकल बैलेंस जो केमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है वो मेजर करता है मास का, जो भी मैंने तराजू, ज़्यादा कुछ नहीं, तराजू वाली चीज़ है। वेट, ये वो फोर्स है जिससे कोई एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, सेंटर की तरफ, या कोई भी एक प्लैनेट।
मैंने यहाँ पे एफ जी लिखा है, एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे जनरली वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ है अगर चीज़ का वजन अर्थ पे नापा जा रहा है। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू स्मॉल जी पे डिपेंड करती है, कभी कांस्टेंट नहीं होती। जैसा कि यहाँ पढ़ा था, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पे 0 होती है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर पे ले जाके वजन नापने लगो तो वो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन वजन नापना किस पे है? तराजू पे नहीं नापना, क्योंकि तराजू वजन देता ही नहीं है, तराजू क्या देता है? मास देता है, ठीक है। उसे नापने के लिए हम लोग कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस, मतलब जिसमें दोनों तरफ वजन नहीं रखा जाता। एनालॉग जो आपकी वेइंग मशीन जिस पे आप वजन नापते हो, सुई ऐसे घूमती है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो, उस पर दोनों तरफ वजन थोड़ी होता है। फिर अगर बात करें हम जो डिजिटल वाले जो वेइंग मशीन है उनमें, ठीक है, उन पे मेजर किया जाए। स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है, एक स्प्रिंग होती है, उसमें हुक रहता है, उसके ऊपर कोई भी वजन डालोगे स्प्रिंग खींचती है और वजन की वैल्यू देती है। ऐसी चीज़ों में एक ही तरफ वजन हो। इट्स ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। वेट इज़ 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, स्प्रिंग बैलेंस यूज़ किया जाता है। अब एक बात करो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, अगर ये अर्थ और मून के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर जितना भी आएगा उसका वेट मून पर उसका 1/6 होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 60 kg है, ठीक है, अब वेट कह रहा हूँ तो मैं खुद ही गलत बात बोल रहा हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है तो मून पर उसका वेट जो है 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, मतलब 1/6। अर्थ पे वेट कितना बोला? 60 न्यूटन, तो 10 न्यूटन आएगा, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की 1/6 है, ठीक है। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। एक और बात, वेट को कई बार ना न्यूटन में ना दे के KGF किलोग्राम फोर्स के तौर पे दे देते हैं, ठीक है, किलोग्राम फोर्स। ये जो मोशन अंडर द ग्रेविटी है इसकी कुछ इक्वेशंस थी, ये मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ वीडियो, ठीक। उसके अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बताया, वो मैं आपके साथ लाइव सेशन में ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन करूँगा।